McAfee World. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? सबसे पहली चीज़ हम ये जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatic force acting between hydrogen and highly electronegative element atom like fluorine, oxygen, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। ठीक है, मेनली यही चार आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं, बाकी सब उतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होते। तो इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। इट इज डिनोटेड बाई it is denoted by dotted line like that। ठीक है, चलिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड को और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एच एफ का एक मॉलिक्यूल है और इसके पास यही दूसरा यहाँ पर एक एच एफ का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एच और एफ में से हमें पता है कि F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन F की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दी सेम वे यहाँ पर भी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एंड इस फ्लोरीन के निगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, उसी को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा दिखता है और कहाँ पर बन रहा है। अब इसके बाद आता है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, इस तरह से आप इसको देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए के साथ बॉन्डेड है। उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज है। और एक यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिया है बी, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर चार्ज है, सॉरी ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं कंडीशन। पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि क्या सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? आंसर है नो। ओनली दोज हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विच आर ऑलरेडी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ठीक है भाई, तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको शो करता हूँ। पहले एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया CH3COH। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाए ये 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, इन चारों में से क्या चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं। ओनली वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है जो ऑलरेडी कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से, ये भी हाइड्रोजन कार्बन से और ये भी कार्बन से अटैच है, और हाइड्रोजन और कार्बन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस
नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये वाले H और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सफिशियंट डिफरेंस है, जिसकी वजह से यही वाला हाइड्रोजन ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होगा। तो फर्स्ट कंडीशन यही है, ओनली दोज हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड which are already bonded with highly electronegative atoms। कौन कौन से हो सकते हैं? FONCl। ठीक है, सिर्फ वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होगा जो ऑलरेडी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यहाँ पर बंधे हुए हैं। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर हमारी सेकेंड कंडीशन इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन को बता रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? जब हम यहाँ पर आप बोलेंगे इफ, ऊपर वाले ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी होगा, जब ये इनइक्वालिटी वर्क कर रही होगी, देन देन अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म, देन अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है भाई, तो ये दो कंडीशंस आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए तो सी, चलिए अब इन चारों को देखते हैं, तो कंडीशंस को देखते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो ऑलरेडी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है, तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर देखिए कि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में है। यहाँ पर भी दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन, सॉरी ये मैंने गलत एग्जांपल बना दिया यहाँ पर। हाँ, तो ये वाला देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, बट हाइड्रोजन कंपेरेटिवली लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो F का सबसे ज़्यादा होता है, फिर O का और फिर N का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देखिए, हाँ ये जो नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज एक्ट एज अ ए एंड दिस इज एक्ट एज अ बी। यहाँ पर ए इज लेस देन बी है, तो ये वाला कंपेरेटिवली वीक होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है, ये वाला कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो आपको ये पहचानना एक आना चाहिए कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग और कहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। इतना आपको एक बार समझ में अच्छे से आ गया। फिर चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप में सबसे पहला आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा? दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स व्हेन पोलर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलिए अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, this type of hydrogen bond occurs when
polar hydrogen and electronegative atom are present in same molecule, प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है और यहाँ पर एक दूसरा ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए कि एक ही एटम के, सेम एटम के में हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या डिसाइड करता है? मॉलिक्यूल की इंटरनल स्टेबिलिटी को, ठीक है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, इट डिसाइड्स स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में इसका इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप है। सेकेंड है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा आपको यही वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज़ करनी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। चलिए इसको लिख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, this type of hydrogen bonding occur between hydrogen of one molecule and highly electronegative atom of other molecule। ठीक है, और ये जो दोनों मॉलिक्यूल होंगे ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल एक सिंपल सा बनाया था, HF और ये HF। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस F और इस H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HOH एंड HF। तो यहाँ पर देखिए दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है और यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर भी दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे दोनों अलग मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के हैं, यहाँ पे दोनों अलग मॉलिक्यूल टू डिफरेंट कंपाउंड्स के हैं। तो ये आपके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ें कंट्रोल करता है? इट डिसाइड्स बॉइलिंग पॉइंट, volatility, solubility, etc। ठीक है, चलिए तो ये मैंने बताया कि कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही एक्चुअली मेन है जिस पर बेस्ड आपको एवरी ईयर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा देखने को, एवरी ईयर एप्लीकेशन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन से हम लोग जाते हैं, वोलाटिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं वोलाटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा रिलेशन एक्सप्लेन कर दूं।
बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोलाटिलिटी के। और वोलाटिलिटी क्या है? किसी भी लिक्विड के इवेपरेट होने की टेंडेंसी को बोलते हैं। अगर वो इजीली इवेपरेट हो रहा है तो हाईली वोलाटाइल है, और अगर वो आसानी से इवेपरेट नहीं हो रहा है तो वो लेस वोलाटाइल है। और कोई चीज़ जितनी ज़्यादा वोलाटाइल होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ठीक है, यानी जितनी आसानी से वेपर बनेगी उतनी आसानी से वो बॉयल हो जाएगा, यानी कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट उसको रहेगी। चलिए, तो अब हम पहले यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट डिसाइडेड बाय टू थिंग्स। पहला तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, और हम तीसरी चीज बोल सकते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इतनी चीज़ें हमें नोटिस करनी होती है ड्यूरिंग दी कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ वही एग्जांपल पिक करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के जहाँ पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट आ रहा होगा। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है, अगर आपसे बोला जाए कि H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, इनको कंपेयर करिए उसमें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखिए वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक, और ये सब जो होंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होगा? इनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ पर तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होगा। ठीक है, लेकिन जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा वहां पर रिमेनिंग टू फैक्टर काम करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस एरिया। ऑब्वियसली इन जनरल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा रहता है, इन जनरल मैंने बोला। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर अगर मैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर बनाऊंगा तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, क्योंकि उसके अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर नेक्स्ट इज मॉलिकुलर वेट, तो फिर H2TE, फिर H2SE, और सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है H2S का। ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही बिल्कुल एक और सिमिलर एग्जांपल है, उसको भी देखते हैं। हमने यहाँ पर लिया NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो सिर्फ अमोनिया है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो अभी होगा क्या? अब यहाँ पे अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट देखेंगे। जैसे मैंने बताया वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था, तो ये ज़्यादा क्लस्टर बनाएगा, ज़्यादा सरफेस एरिया क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पर NH3 जो है वो इतना एक तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रो नहीं है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, एक चीज़। दूसरा, ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाता है। ठीक है, ऑल्दो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर पहले मॉलिकुलर वेट का इफेक्ट विन करेगा। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ SbH3 सबसे ज़्यादा होगा, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका आएगा। फिर इसके बाद है आपका अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड, और बाकी सब सरफेस एरिया के ऑर्डर में यानी मॉलिकुलर वेट के ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए। तो ये है इनका करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट का 2 एग्जांपल आपको दिखा। एक और बहुत फेमस एग्जांपल है, पहले मैं वो एग्जांपल लिख दूं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लोअर देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अभी हमें इसको जस्टिफाई करना है।
तो चलिए पहले मैं दोनों को एक बार आपको बना के दिखा दूं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऐसा रहता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ये अरेंजमेंट है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे दोनों में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ये O और ये H ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। उसी जगह पर अगर इसके नियर बाई एक दूसरा मॉलिक्यूल इसका होगा, किसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल वाला, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला H इसके O के साथ और ये O इसके H के साथ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, इसका। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी केसेस हैं, ये ऊपर जितने भी, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बॉइलिंग पॉइंट के आपको कुछ एग्जांपल्स कराए। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग चलते हैं, ये मैंने पहला एप्लीकेशन बताया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकेंड एप्लीकेशन होता है स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड का सेकेंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में समझिए कि जनरली होता क्या है, जनरली होता है कि अगर एक कार्बन एटम के ऊपर अगर 2 OH ग्रुप हो, ठीक है, तो ये एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। तो ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से वाटर रिलीज करेगा और क्या फॉर्म कर देता है, कीटोन फॉर्म कर देता है। ठीक है, ये होती है जनरल कंडीशन कि अगर एक कार्बन पे 2 OH हैं तो वो अनस्टेबल होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। द एग्जांपल इज क्लोरल। ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, क्लोरल। ठीक है, तो अब ये क्लोरल जो होता है, क्लोरल का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा रहता है। क्लोरल है CCl3CHO। तो हम लोग यहाँ पर क्लोरल हाइड्रेट देखने जा रहे हैं। तो क्लोरल हाइड्रेट, इसी क्लोरल का अगर हम हाइड्रेट बना दें, ठीक है, तो इसका हाइड्रेट ऐसा होता है CCl, यानी एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर होगा क्या, ये जो Cl है ये इस H के साथ और ये Cl इस H के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रेट आर स्टेबल। सारे हाइड्रेट नहीं, सिर्फ वहीं पर जहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी होगी, सिर्फ वही हाइड्रेट आपके क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इसी कैटेगरी में एक और एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर ले लें, जैसे कि निन हाइड्रिन हाइड्रेट, द कंपाउंड इज नोन एज निन हाइड्रिन हाइड्रेट, निन हाइड्रिन हाइड्रेट। तो निन हाइड्रिन हाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखिए कैसा रहता है, यहाँ पर ये देखिए, ये O और ये H और ये O और ये H, ये यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जिसकी वजह से ये हाइड्रेट स्टेबल है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होते। ठीक है भाई, तो एक तो ये हो गया, आपने स्टेबिलिटी देख लिया। इसके बाद तीसरी चीज़ है, थर्ड एप्लीकेशन है इसका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं,
एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं भाई वाटर में सॉल्युबल एल्कोहल? क्योंकि वो क्या बना सकते हैं वहाँ पर, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। एल्कोहल्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो एल्कोहल क्या कर सकता है, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये वाटर के साथ में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसी रीज़न से एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो एक तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो वाटर सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, एप्लीकेशन इसका नेक्स्ट है, वो है पॉलीमराइजेशन, जिसको हम लोग डाइमराइजेशन बोल दे तो भी चलेगा। पॉलीमराइजेशन मतलब टू या मोर देन टू कंपाउंड कंबाइन होके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर, और इस फिनोमिना को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो HF होता है, HF एग्जिस्ट एज HFN, वेयर N इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू दी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो HF क्या करता है, HF के एक मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से कंबाइन होता है और ये क्या बना लेता है, H2, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये H2F2 के फॉर्म में हमें मिलता है। अब इसमें इस पर बेस जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम QH की रिएक्शन HF के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है KHF2, KHF2 बनता है और साथ में वाटर बनता है। दिस KHF2 इज नोन एज फर्मी सॉल्ट। तो फर्मी सॉल्ट को जब आयनाइज करते हैं तो ये हमें क्या देगा, फर्मी सॉल्ट को जब हम आयनाइज करते हैं तो इट गिव्स अस K प्लस एंड HF2 माइनस। तो यहाँ पर एक F माइनस और H क्या कर रहे हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक कोवलेंट बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसी कैटेगरी में एक और अच्छा एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये इस तरह से डाइमराइज हो जाता है। तो इसके डाइमराइज होने के पीछे रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके डाइमराइज होने के पीछे रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इस तरह से इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में डाइमराइज हो जाते हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल एक बार आप देख लो। नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड को डालते हैं तो वो डाइमराइज हो जाएगा ड्यू टू दी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका पॉलीमराइजेशन बिहेवियर भी ड्यू टू दी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर एक पोलर सॉल्वेंट ले लिया लाइक वाटर, तो क्या होगा, तो उस केस में ये डाइमराइज नहीं होगा, इट विल आयनाइज एज दिस। ये कुछ इस तरह से आयनाइज हो जाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। हमने अभी तक कितनी प्रॉपर्टी देख ली है, टोटल 4 प्रॉपर्टी। नाउ कम टू 5th प्रॉपर्टी। इसकी जो 5th प्रॉपर्टी है वो है हमारा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है,
जैसा आपको मैंने बताया कि जो वाटर होता है, वाटर आपका थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो वाटर एज अ लिक्विड, ठीक है, और वाटर एज अ वेपर एंड वाटर एज अ आइस। ये इसका सॉलिड स्टेट है, ये इसका लिक्विड स्टेट है, ये इसका गैसियस स्टेट होता है, ठीक है। तो ये जो इसकी फिजिकल स्टेट है ये इनके हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंडेंट है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल, पहले मैं आपको वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाता हूँ। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल वो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है भाई। वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और ये बाहर से जब इस चारों हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखिए जब इसका कैसे रहता है, जब ये सॉलिड रहता है ना तो उस वक्त इसके पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। और जब ये गैसियस होता है तो उस वक्त 0 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। और जब ये लिक्विड होता है तो 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में तो वो गैसीय स्टेट में है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ रहा है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही। जब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड था तो वो क्लोजर आके लिक्विड हुआ, और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो वो क्लोजर आके सॉलिड यानी आइस में कन्वर्ट हो गया। तो देख रहे हैं आप कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से फिजिकल स्टेट को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर को भी कंट्रोल करता है। चलिए इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जैसे मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल बताऊं, जेईई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, इट इज नोन एज ब्लू विट्रियोल, ठीक है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि कॉपर सेंटर मेटल एटम है, और वाटर यहाँ पर क्या है, वाटर यहाँ पर लीगेंड का रोल प्ले करता है, वाटर यहाँ पर लीगेंड का रोल प्ले करता है। तो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वाटर कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये इसका मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिखाऊं, ये ऐसा रहता है CuH2O होल 4 SO4.H2O। तो इन ब्लू विट्रियोल 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ अटैच है, एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड सल्फेट आयन, ठीक है। कैसे अभी देखते हैं यहाँ पर। तो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इधर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास सल्फेट आयन प्रेजेंट है, क्लियर। तो अभी देखिए वाटर का ये जो लोन पेयर ये इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये इसको इधर कोऑर्डिनेट किया, इसने इसको कोऑर्डिनेट किया, और इसको। और जो एक हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, जो एक हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और एक सल्फेट के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये होता है ब्लू विट्रियोल का एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन ब्लू विट्रियोल 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ बॉन्डेड होते हैं, और 1 वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड विद सल्फेट एंड वाटर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इसी तरह का एक और भी आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया है FeSO4.7H2O, इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रियोल, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो वो कैसा आता है,
FeH2O6 SO4 इसका मतलब 6 वाटर आयरन के साथ हैं और एक वाटर जो है सल्फेट और लीगेंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब हमने क्या देखा, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉन्डिंग के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।